Hello everyone, myself Priya Shah and I welcome all of you to this session of Indian Contracts Act. आज का हमारा टॉपिक है capacity to contract. Now, when we read section 10, we saw several points wherein it states that कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए हमें क्या क्या एसेंशियल्स को पूरा करना पड़ेगा. वो जो सेक्शन है उस सेक्शन में ऐसा एक्सप्लेन किया है दैट वन ऑफ सच एसेंशियल इज द पार्टी इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. नाउ लेट अस फर्स्ट लुक एट व्हाट डज सेक्शन 10 हैज टू से एंड व्हिच टर्म ऑफ सेक्शन 10 expressly mentions about capacity to enter into a contract. So section 10 says all agreements are contract if they are made by party with free consent and who are competent to contract with a lawful object and a lawful consideration, and the contracts which are not expressly declared to be void. Now all of this is not important. Only one term from this section is important. Now what that one term is? It is competent to contract. Now this term competent to contract means capacity to contract. यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर रहे हो तो किस कैपेसिटी से एंटर कर रहे हो. क्या एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की जो लीगल जस्टिफिकेशंस या लीगल जो एनफोर्सिबिलिटी है वो क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं. दैट वी विल सी फ्रॉम द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 11. सेक्शन 11 ऐसा बोलता है कि कौन कौन यानी कि हु ऑल आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. सो वी केम टू नो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट. अब ये पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट होंगी, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो दिया है सेक्शन 11 में. सो सेक्शन 11 सेज एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified by the law for the time being in force. अब अगर हम ये सेक्शन की बेयर रीडिंग करते हैं तो हमको 3 ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे द पर्सन्स हु आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. सो सेक्शन 11 सेज एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कौन कौन कॉम्पिटेंट है. तो हम 3 ऐसे क्लासिफिकेशंस करते हैं उन लोगों के जो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए इनकॉम्पिटेंट है. सो सबसे फर्स्ट होता है माइनर, बिकॉज सेक्शन सेज कि जो भी मेजर है वो क्वालिफाइड है, तो जो भी माइनर होगा वो एंटर नहीं कर सकता है. सेकेंड होगा पर्सन विथ अनसाउंड माइंड, बिकॉज द सेक्शन सेज द पर्सन विथ साउंड माइंड इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि द पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड विल नॉट बी एबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है पर्सन्स हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, क्योंकि सेक्शन ऐसा बोलता है कि जो भी लॉ से डिस्क्वालिफाई नहीं किए गए हैं वो सारे पर्सन्स एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं. तो जो भी डिस्क्वालिफाई किया गया होगा वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है. अब हम इन डिटेल ऑल ऑफ दीज 3 कैटेगरीज स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे माइनर के बारे में. So the very first question which clicks in our mind when we talk about minor is who, यानी कि एक माइनर कौन हो सकता है. तो there are 2 things to remember in this. First is generally the minor becomes major at the age of 18 years, यानी कि 18 years के अंदर तक he will be a minor. लेकिन अगर कोर्ट ऑफ वर्ड्स ने उसके लिए एक गार्जियन अपॉइंट किया है या फिर नेचुरल कोई गार्जियन है माइनर का, तो माइनर बिकम्स मेजर एट द एज ऑफ 21, यानी कि एक मेजर के जितने भी राइट्स एंड लायबिलिटीज है वो उस पर्सन पे एट द एज ऑफ 21 लगेंगे. अगर कोई गार्जियन नहीं है तो फिर 18 ईयर्स पे लगेंगे. चलिए, अब ये जो सेक्शन है उस सेक्शन का रैशनल क्या है. सेक्शन यानी कि सेक्शन 11, उसमें ऐसा बोला है कि जो माइनर होगा वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है. देयर हैज टू बी सम रैशनल कि ये जो है सेक्शन को उसको क्यों पुट डाउन किया है. तो देयर इज ओनली वन कॉन्सेप्ट कि मैं अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हूँ तो आई शुड बी नोइंग, यानी कि आई शुड बी मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, राइट्स भी एंड लायबिलिटीज भी. क्या एक माइनर
उन लीगल टेक्निकलिटीज को समझ सकता है? नहीं. द माइनर डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट विच ही इज एंटरिंग इनटू. इसीलिए हमने ऐसा कहा है कि एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है. अब हम चालू करें इससे पहले इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उस केस का जजमेंट है हमारे काम का, वो हम देखते हैं. द केस इज Mohari Bibi versus Dharmodash Ghosh. This is the case of 1903. अब इस केस में क्या बताया गया है वो देखते हैं. इस केस में ऐसा बोला है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, यानी कि अगर मैं एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही हूं तो वो वॉइड एब इनिशियो है. यानी कि जिस दिन से मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया उस दिन से ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अग्रीमेंट में हमने जितनी भी एक्टिविटीज की है वो सारी वॉइड हो जाएगी. यानी कि आप उसे एक कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते हो. अब ये वॉइड एब इनिशियो है, ये जजमेंट क्यों आया? There has to be some specific reason कि कोर्ट ने ऐसा स्पेसिफिकली क्यों बोला कि a contract with minor is void ab initio. So the reason is, since you know हमने कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड लॉ से लिया है, यानी कि ब्रिटिशर्स से लिया है, there were certain rules जो हम ब्रिटिशर्स के ही फॉलो करते थे. तो जब हम इंग्लैंड लॉ की बात करते हैं तो उसमें कुछ सिचुएशंस है जहां पे अ कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज हेल्ड टू बी वैलिड और इज हेल्ड टू बी वॉइडेबल एंड नॉट वॉइड एब इनिशियो. तो वो जो डिस्क्रिपेंसी है उस डिस्क्रिपेंसी को कर्व करने के लिए ये जो जजमेंट है वो आया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस इज वॉइड एब इनिशियो. वॉइड एब इनिशियो मीन्स वॉइड फ्रॉम स्टार्ट. अब I think you are very clear with the concept of void, voidable and valid. If not, you can go back to my YouTube video of legal maxims. वहाँ पे मैंने clearly explain किया है कि void, valid और voidable के बीच का difference क्या होता है. एक बार वो समझ में आए उसके बाद ही आप contracts में आगे बढ़ना, ताकि आप एक clarity के साथ आगे बढ़ेंगे. तो चलिए, ये जो केस है उस केस का हमने डिस्कशन कर लिया. इस केस का जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू गाइज वांट आप इस केस के फैक्ट्स भी रीड कर सकते हैं, वो भी आपको थोड़े बहुत हेल्पफुल जो है जजमेंट समझने में वो आ जाएंगे. लेकिन अभी के हमारे इस कॉन्सेप्ट के लिए जो है वो जजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली जजमेंट बताया. अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन की जो एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पे काम आती है. दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन. अब एक बार ये क्या बोलती है उसकी बेयर रीडिंग करते हैं और फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. इक्विटेबल डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन मीन्स इफ अ माइनर obtains some property by fraudulently misrepresenting his age, he can be ordered to restore the property or goods thus obtained. Now, if the property is not traceable, this is important, it can't be restored, meaning the minor cannot be asked to pay the monetary compensation. अब इसको हम यहाँ से एक सेकेंड पार्ट में डिवाइड करेंगे और इससे पहले तक का एक पार्ट में समझते हैं. अभी जो फर्स्ट पार्ट है वो ऐसा बोलने की कोशिश करता है कि अगर एक माइनर ने उसके एज को मिसरिप्रेजेंट किया और आपसे कोई गुड्स या कोई सर्विसेज ली, यानी कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो आप इस व्यू में हैं कि जो बंदा आपसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है ही इज अ मेजर बिकॉज ही हैज मिसरिप्रेजेंटेड हिज एज. नाउ in the court of law, when you go to enforce that contract, the minor says that I was a minor when I entered into a contract. तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? तो इसमें ताकि दोनों जो पार्टीज हैं उनकी राइट्स जो है वो मेंटेन रहे, कोर्ट ने ये इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट निकाला है. सपोज आपने एक बच्चे को टॉयज दिए ये समझ के कि वो मेजर है.
नाउ जब तक उसके पास वो टॉयज है, यानी कि जो गुड्स आपने दिए हैं वो गुड्स जब तक उस माइनर के पास से आप रिस्टोर कर सकते हैं, द गुड्स विच यू हैव प्रोवाइडेड, नॉट द मनी आई एम टॉकिंग अबाउट, तब तक एक माइनर लायबल रहेगा वो गुड्स आपको देने के लिए। यानी कि अगर मैं एक माइनर हूं और मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया मेरी एज को मिसरिप्रेजेंट करके, एंड आई टुक अ टॉय फ्रॉम यू, नाउ यू गो टू द कोर्ट स्टेटिंग दैट आई हैवंट पेड यू द मनी, द कोर्ट सेज सिंस आई एम अ माइनर एंड आई हैव मिसरिप्रेजेंटेड माई एज, अगर मेरे पास टॉय होगा तो मैं वो टॉय आपको लौटा दूंगी। बट दिस सेकेंड पार्ट टॉक्स अबाउट what if the goods can't be restored, अगर मैं गुड्स रिस्टोर ना कर पाऊं तो क्या, तो देर इज नो ऑप्शन विथ यू, यानी कि आप एक माइनर से अगर उसने उसका एज मिसरिप्रेजेंट किया है और उसके पास जो गुड्स है वो गुड्स आप रिस्टोर नहीं कर सकते, यानी कि मेरा जो टॉय है वो मैंने कहीं पे फेंक दिया, फिर टॉय जो है वो टूट गया, तो आप मुझसे उसका मॉनेटरी अमाउंट रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, then you have no right to restore any monetary compensation from me. This was the basic idea of equitable doctrine of restitution. अब ये जो डॉक्ट्राइन है वो सबसे पहले एक केस लॉ में देखने को मिला था, वो केस लॉ इज लेस्ली वर्सेस शीप। ये जो है वो सबसे फर्स्ट केस लॉ है जहां पे हमने इस डॉक्ट्राइन की बात की थी। अब ये केस के जो फैक्ट्स है वो कुछ ऐसे है, यहाँ पे एक माइनर है, उसने अपना एज को मिसरिप्रेजेंट किया और $200 यानी कि पाउंड्स 200 के 2 सम्स डिफेंडेंट ने उसको लैंड किए, यानी कि $400 का अमाउंट उसको लैंड किया। अब जो है जो माइनर है जिसने मिसरिप्रेजेंट किया था अपना एज, वो मनी नहीं वापस दे रहा है, तो he filed a suit in the court, the person who gave him the money, and he says that I have to recover pounds 475 along with the interest and other charges. The court did not accept the doctrine of restitution. यहाँ पे जो plaintiff है यानी कि जो मनी लेंडर है उसने doctrine of restitution पे रिलाई किया और ये बोला कि अगर misrepresentation of age है तो I am liable to get the money back. लेकिन यहाँ पे सिंस द अमाउंट वी आर टॉकिंग अबाउट वॉज मनी, यानी कि मोनेटरी आइटम था और जो मोनेटरी कॉम्पेंसेशन है वो आप रिकवर नहीं कर सकते, द कोर्ट हेल्ड दैट द माइनर इज नॉट लायबल टू पे एनी ऑफ द अमाउंट। तो इस केस में सबसे पहली बार हमने ये डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो उसको डिस्कस किया था। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन एक्चुअली अप्लाइड कौन से केस में हुआ था? सो दैट केस इज खानगुल वर्सेस लाखा सिंह। देखिए, खानगुल वर्सेस लाखा सिंह। अब इस केस के जो है वो फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे प्लेंटिफ जो माइनर है उसने अपने आप को ऐसा बताया कि वो एक मेजर है और उसने एक लैंड है उसको सेल किया 17,500 रुपीज के लिए। अब he did not give the possession of that land. So here the question is land का possession. So it can be tried as a good. So अब जब land का possession नहीं दिया तो जो plaintiff है उसने suit claim किया कि he misrepresented his age and then he relied upon doctrine of restitution. तो यहाँ पे कोर्ट ने ऐसा बोला कि जी हाँ बिल्कुल ये डॉक्ट्राइन जो है वो यहाँ पे फिट अप्लाई करेगी। उसका रीजन क्या है कि सिंस ही मिसरिप्रेजेंटेड हिज एज एंड ही गॉट द मनी, उसके सामने ही हैड टू गिव द लैंड। सो नाउ सिंस यू कैन रिस्टोर द लैंड, द माइनर इज लायबल टू गिव द पोजेशन टू द प्लेंटिफ। दिस वॉज अ वेरी फर्स्ट केस जहाँ पे हमने डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन को अप्लाई किया था। इस डॉक्ट्राइन का सिर्फ यही रैशनल है कि दोनों साइड माइनर एंड द पर्सन हु इज गेटिंग अफेक्टेड बाय माइनर मिसरिप्रेजेंटिंग हिज एज, उन दोनों की राइट्स जो है वो हम कहीं ना कहीं बैलेंस कर पाए। अब जो लास्ट केस मैंने आपको बताया खानगुल वाला, उसमें जो कोर्ट ने कहा है इस डॉक्ट्राइन के रिलेटेड वो हम लोग क्विकली बे रीडिंग कर लेते हैं। श्री शारीलाल जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये जजमेंट लिखा था और उन्होंने ऐसा कहा है कि
The equitable jurisdiction is founded upon the desire of the court to do justice to both the parties by restoring them to the status quo ante, and there is no real difference between restoring the property and refusing the money, except that the property can be identified but the cash cannot be traced. यहाँ पे इन शॉर्ट यही बोला गया है कि सिंस हम प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वी हैव टू रीस्टोर देम, ताकि दोनों पार्टीज की जो राइट्स है वो हम उनके पहले वाले स्टेटस पे लेके आ सके। अब आपको याद हो तो इंडियन एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन है अबाउट प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल। वो ऐसा बोलता है कि अगर आपने एस्टोप करके कोई लायबिलिटी इनकर की है तो आप उस लायबिलिटी के लिए इक्वली लायबल है। तो अब अगर माइनर उसकी एज मिसरिप्रेजेंट करता है और वो कोई एक लोन लेता है या फिर कोई प्रॉपर्टी सोल्ड करता है जो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो क्या वो लायबल रहेगा प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल की तरह? क्योंकि यहाँ पे माइनर ने भी एस्टोप किया है ऐसा कि ही इज अ मेजर। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल है हम उसे फॉलो नहीं करते हैं, हम फॉलो करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल एक जनरल प्रिंसिपल है, यानी कि एक जनरल रूल है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन एक पर्टिकुलर रूल है। तो इसलिए हमेशा पर्टिकुलर जो लॉ होता है वो जनरल से प्रिवेल करता है। दिस इज द रीजन इन केस व्हेन माइनर एस्टोप्स हिमसेल्फ टू बी अ मेजर वी फॉलो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड नॉट प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल। अब ये जो जनरल रूल है कि माइनर एंटर नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर एक गार्जियन या माइनर खुद उसके बेनिफिट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो हम उसे उसका बेनिफिट जो है वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपोजिट पार्टी समझ लीजिए कि माइनर ने अपना पेमेंट कर दिया लेकिन आपने आपके साइड का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, तो कोर्ट उसे एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करेगा एंड द कोर्ट विल मेक श्योर कि आपने आपका साइड का जो प्रॉमिस नहीं फुलफिल किया है वो आप प्रॉमिस फुलफिल करें। अब ये बात हो गई डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन की। We have one more important concept when we talk about minor, that is ratification. अब ratification का जनरल मतलब होता है फॉर्मली कंसेंट। मैंने कोई चीज़ को रैटिफाई किया यानी कि मैं उस चीज़ के लिए अपना कंसेंट दे रही हूँ। तो अब ये रैटिफिकेशन हम माइनर में कब यूज़ करेंगे? तो हम जब माइनर एक मेजर में कन्वर्ट हो जाता है और उसके लिए क्या वो लायबल रहेगा नहीं रहेगा वो डिसाइड करने के लिए हम रैटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अब रैटिफिकेशन कब एक्सेप्टेबल है कब नहीं उसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है उसमें ऐसा बोला गया है कि एक्स हु इज अ मेजर ओन्स माइनर ₹20,000, 10,000 अभी एंड 10,000 आफ्टर ही बिकम्स मेजर। नाउ हियर द एक्स यानी कि जो माइनर है ही इज बाउंड टू पे 20,000 रुपीज एज अ होल, क्योंकि ये पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो कंटिन्यू हो रहा है उसके मेजर होने के बाद भी, यानी कि जो सब्सिक्वेंट एडवांस है एक ही कंसिडरेशन का पार्ट है और वो सेम कंसिडरेशन उसके मेजर होने के बाद भी कंटिन्यू हो रहा है। तो ऐसे पूरे ट्रांजैक्शन के लिए जो माइनर है वो लायबल रहेगा। एक और जगह पे माइनर लायबल रहता है अगर उसने प्रॉमिस किया है कि मेजर, यानी कि उसने मेजर होने के बाद प्रॉमिस किया है कि वो पर्टिकुलर लायबिलिटी को कंप्लीट करेगा। इवन इन दैट केस द माइनर हु इज रिसेंटली कन्वर्टेड इनटू अ मेजर बिकम्स लायबल। अब जो हमारे सेकेंड पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड। अब इसमें 3 कैटेगरीज हो सकती है। सबसे फर्स्ट तो ये कि पर्सन एक अनसाउंड माइंड का कब होता है, जब वो जिस चीज में एंटर कर रहा है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकता है, यानी कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को या उसके रैशनल को नहीं समझ सकता है, वो हो गया अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो पर्सन है वो ऐसे हमेशा अनसाउंड माइंड में रहता है, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा था एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ही वॉज ऑफ साउंड माइंड। तो इन सिचुएशंस में जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड होगा। अब थर्ड कैटेगरी हो सकती है कि पर्सन इज जनरली ऑफ साउंड माइंड, लेकिन जब उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तब वो अनसाउंड माइंड का था।
For example, I enter into a contract when I was drunk up to a level that I could not understand the consequences of my action. So at that particular moment, I would be said as a person of unsound mind. And उस टाइम पे मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एप इनिशियो हो जाएगा. अब लास्ट जो है वो है पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. तो एक तो हो सकता है कोई एलियन एनिमी, यानी कि ऐसे कंट्री जिसके साथ हमारी जो स्टेट है उसने क्लियरली मना बोला है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए. दूसरा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो सकता है कोई पर्सन हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट. सो नाउ सिंस ही हैज बिकम इंसॉल्वेंट, ही इज नॉट एबल टू पे हिज प्रीवियस ड्यूज. यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद दैट पर्सन. लेकिन जब उसके अगेंस्ट जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है वो खत्म हो जाएगी एंड उसका एक पर्टिकुलर जजमेंट आ जाएगा, उसके बाद आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं. तो ये हो गए कुछ ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे जो पर्सन है वो लॉ के थ्रू ही डिस्क्वालीफाई है, इसीलिए आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं. सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आज हमने डिस्कस किया कि कौन से पर्सन्स हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं. इफ यू लाइक माई वीडियो, थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. इफ यू हैव एनी व्यूज रिगार्डिंग व्हाट सब्जेक्ट शुड आई टेक और इफ यू हैव एनी डाउट्स, please mention it in the comment section below. And yes, that's it. Bye bye guys. I'll meet you in the next class very soon.